हेलो स्टूडेंट्स, कल वाले लेक्चर में हमने किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताने के जो दो क्राइटेरिया होते हैं, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब बच्चों रैंडमनेस से मिलता जुलता या रैंडमनेस जैसा ही अगला टॉपिक है, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है बच्चों एंट्रोपी। एस से इसको डिनोट करते हैं। तो आपसे कोई बोले कि एंट्रोपी को बताएं, डिफाइन करें, तो एंट्रोपी क्या बच्चों? किसी भी सिस्टम को जो हम हीट देंगे, हम देंगे जो हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम को हमने हीट दिया और सिस्टम के टेम्परेचर को उससे डिवाइड कर दो, हीट को टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं एंट्रोपी। इट इज heat given to system divided by उसका क्या बच्चों? टेम्परेचर, यानी ऐसे Q बाई T। तो इसलिए बच्चों एंट्रोपी की जो SI यूनिट होगी इसी के बेस पे बोल देंगे। हीट के लिए जूल, टेम्परेचर के लिए केल्विन पर मोल के हिसाब से। CGS यूनिट जो होगी बच्चों टेस के लिए, हीट के लिए कैलोरी, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस पर मोल के हिसाब से इसको बोल देंगे, चलता रहेगा। अब बच्चों आपसे पूछा जाए या ये डिस्कस करें हम, एंट्रोपी के कितने टाइप हैं? तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले टाइप से। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। सिंबल से लिखना हो तो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन ऐसा लिख देंगे। देखिए बच्चों, तो एंट्रोपी का चेंज, क्या बोला मैंने? एंट्रोपी का चेंज जब 1 मोल लिक्विड वेपर में चेंज होगा, 1 मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उस प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज आएगा, जो एंट्रोपी की वैल्यू आएगी, उसको बोलते हैं बच्चों एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं एज एंट्रोपी चेंज कब? व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज, जब 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसमें बच्चों? वेपर्स के अंदर। ठीक है, इसको और थोड़ा समझे। मान लिया बच्चों S1 क्या है, लेट किया, एंट्रोपी है लिक्विड के लिए, और बच्चों S2 मान लिया हमने एंट्रोपी है जो वेपर्स बने उसके लिए। समझ रहे हैं ऐसा? तो एंट्रोपी का चेंज इनकी हेल्प से कैसे बताएंगे? दोनों की हेल्प से ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ वेपर्स S2 माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड S1। सेकेंड टाइप के एंट्रोपी पढ़ लेंगे बच्चों, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। जैसे एंथैल्पी पढ़ा था ना, अगर मतलब शॉर्टकट से याद करना हो तो एंथैल्पी की जगह बस एंट्रोपी आ जाएगा, इतना ही बदल है। सेकेंड आ जाएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। यानी कि बच्चों क्या है ये? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में बदलना। एंट्रोपी का चेंज जब 1 मोल हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उस
एंट्रोपी चेंज का नाम हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। लिखते डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज entropy change when 1 mole of solid is किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर। वही बच्चों जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वैसे अब मान लो आपने लेट किया, S1 क्या मान लिया बच्चों, एंट्रोपी है किसके लिए, सॉलिड के लिए। S2 क्या मान लिया हमने, एंट्रोपी है लिक्विड के लिए। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, चेंज निकालना है ना, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ऐसे थर्ड बच्चों टाइप, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, क्या बोला हमने, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन। देखिए क्या ये, तो सब्लिमेशन होता है ना बच्चों सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में चेंज करना। तो क्या बता देंगे, ये एंट्रोपी का चेंज होगा कब, जब 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली गैस में या वेपर्स में चेंज किया जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड करेंगे एंट्रोपी चेंज कब, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ऐसे बच्चों इसको भी लेट करके समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेट के हमने S1 क्या है, एंट्रोपी है सॉलिड के लिए, S2 क्या है, एंट्रोपी है वेपर्स के लिए या गैस के लिए। तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, वेपर्स माइनस सॉलिड। आपसे कोई पूछे ऐसा कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, कि एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों जो एंट्रोपी है ना, ये किसी भी सिस्टम के डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बताएगा। रैंडमनेस बताया था मैंने कल वाले क्लास में, बिखरना। जैसे आप मान लो आपने पढ़ा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं Q/T, उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें रैंडमनेस भी तो बढ़ती है। सॉलिड लिक्विड में गया तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ये लिखा है ये बच्चों एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, हीट दिया, हीट बाय टेम्परेचर। जब सॉलिड को हीट दिया, वेपर में गया, गैस में गया, तो सॉलिड में पार्टिकल इकट्ठे थे, गैस के स्टेट में जाके वो अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, मतलब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को बताता है। अगर ये कम है तो रैंडमनेस कम है, ज़्यादा है तो रैंडमनेस ज़्यादा है। Q/T, Q देंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, रैंडमनेस को इसलिए बताता है। तो क्या बोलते हैं बच्चों, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। 2-3 एग्जाम्पल्स लिख करके मैं थोड़ा एंट्रोपी और या रैंडमनेस कैसे होता है आपस में रिलेट, उसको आपको समझाऊंगा। मैंने कहा बच्चों
बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल किया तो उसके वेपर्स बने, स्टीम बनी बच्चों, पार्टिकल दूर दूर हुए, रेंडमनेस इंक्रीज हुई, मतलब यहाँ क्या बोल देंगे, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। ये समझने का मतलब है। मैंने लिख दिया बच्चों कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, रेंडमनेस घट जाएगी, इकट्ठे होने से तो एंट्रोपी घट जाएगी। तो यहाँ बोल देंगे बच्चों एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा ऐसे लिख दे, हीटिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हीट करेंगे, मेल्ट होके लिक्विड में जाएगा, लिक्विड में पार्टिकल सॉलिड से के कंपेयर में दूर दूर होते हैं, रेंडमनेस बढ़ जाएगी, यानी बच्चों एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। और समझते हैं बच्चों, डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस एक जगह से हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, फैलेंगे, बिखरेंगे, रेंडमनेस इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ऐसे इसको बताते हैं बच्चों। अगली बात है कि एंट्रोपी जो है ना एक स्टेट फंक्शन है, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दे क्या, शो दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो हम कैसे इसको शो कर सकते हैं, बड़ा इजी है, देखते हैं बच्चों। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एक प्रोसेस समझाने के लिए, ये लिख दिया, एक बना दिया बच्चों रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जिसके अंदर हीट रिजर्व है, हीट स्टोर है। इस पे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, दैट इज कोल्ड सिस्टम। अब बच्चों यहाँ लिख लेंगे, लेट कर लिया कि हीट है ना, हीट रिजर्वायर से सराउंडिंग की तरफ निकल रहा है, बाहर जा रहा है। हीट बच्चों रिजर्वायर से कहाँ जा रहा है, बाहर, सराउंडिंग की तरफ। तो अगर इस रिजर्वायर की बच्चों ये सिस्टम है ना, इसका एंट्रोपी का चेंज निकालना हो एस, तो क्या लिख देंगे फॉर्मूला, Q/T लिख देंगे। इसको S1 मान लो, क्योंकि यहाँ से हीट बाहर निकल रही है तो हीट डिक्रीज होगी, माइनस का साइन लगाएंगे बच्चों। तो इस प्रोसेस में जब रिजर्वायर से हीट बाहर जाएगी तो एंट्रोपी का फॉर्मूला ही आ गया। अगली बार थोड़ा बदल किया बच्चों हमने, इसको फिर से इसी सिस्टम को लिया, इसको ही हमने पढ़ना शुरू किया, ये फिर ले लिया हमने रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है, इस प्रोसेस के अंदर बच्चों एक सिस्टम है। अब रिजर्वायर बच्चों सराउंडिंग को हीट नहीं दे रहा है, बल्कि सराउंडिंग से रिजर्वायर के अंदर हीट आ रही है, बल्कि सराउंडिंग से क्या बोला मैंने, रिजर्वायर में हीट आ रही है। तो रिजर्वायर की हीट प्लस होगी, तो मान लो बेटा एंट्रोपी चेंज S2 निकालना हो तो प्लस का Q/T, यहाँ से हीट बाहर जा रही है तो माइनस लिखा है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में रिजर्वायर और सराउंडिंग के हीट एक्सचेंज में अगर आपको बच्चों एंट्रोपी का चेंज निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैल्यू रखेंगे सेम है वैल्यू, बस नेगेटिव साइन आने की वजह से डेल्टा एस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, इस पूरे साइकिल में, पूरे प्रोसेस के अंदर जो टोटल एंट्रोपी का चेंज है इस पूरे साइकिल में, कौन सी साइकिल बच्चों, कि रिजर्वायर से हीट सराउंडिंग में जाता है, सराउंडिंग से वापस हीट रिजर्वायर में आता है। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, पूरे साइकिल में, पूरे प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी का चेंज 0 आता है। क्योंकि बच्चों टोटल एंट्रोपी का चेंज इसमें क्या आएगा, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, टोटल एंट्रोपी के लिए बेटा ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे इसलिए क्या होगा, कटेगा, चेंज नहीं, सॉरी शक्तिमान, चेंज में तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो ऐड ही हो जाएगा। टोटल एंट्रोपी का चेंज इस साइक्लिक प्रोसेस में निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि टोटल एंट्रोपी का चेंज बच्चों 0 आया है, इसलिए क्या ये एक स्टेट फंक्शन है। लिखते हैं इसको,
टोटल एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दिस एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट एंट्रोपी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो बच्चों यहाँ तक फर्स्ट लॉ, उसकी लिमिटेशन, उससे रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट। अब हम एंट्री करेंगे बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। उससे पहले ना एक जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसको बता देता हूँ, फिर मैं आपको सेकेंड लॉ की डेफिनेशन बताऊंगा। तो फर्स्ट से जीरो की तरफ चले तो हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बीच में सेकेंड लॉ को हमने रोक दिया, फर्स्ट के बाद सेकेंड, बैक गियर लगाया, जीरो में चले गए। देखें क्या है ये। तो इसको समझने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों एक एग्जांपल मानते हैं। जैसे एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बेटा बी, एक बॉडी है सी। बॉडी ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब हीट का चेंज अगर ए से बी में गए या सी से ए में आए तो दोनों में बराबर है। हीट का चेंज ए से सी में जाने पर और सी से ए में आने पर बराबर है, इसको बोलेंगे दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऐसे रिवर्सिबल वाला साइन लगाते हैं इक्विलिब्रियम को बताने के लिए, मतलब दोनों साइड दो एरो बनाते हैं। अब बच्चों सेम ऐसे ही सी और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया, मतलब सी से बी या बी से सी में जाने पर क्या है, हीट का चेंज जो है वो इक्वल है। जैसे ये 2 से चेंज हो रहा था, इधर भी बेटा 2 से चेंज होगा। तब ये बोल देंगे बच्चों, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि दो बॉडी ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे बच्चों बी और सी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब एक बार फिर से, अगर ए से सी में गए या बच्चों सी से वापस ए में आए तो दोनों कामों में, दोनों डायरेक्शंस में हीट का चेंज सेम होगा। तो ऐसी जब कंडीशन होगी तो बॉडी ए और बी भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बॉडी ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में ना, कोई चेंज तो होता नहीं है, इसलिए बोला इसको जीरो। कोई चेंज नहीं हो रहा है हीट का, जीरो। इसलिए हीट का चेंज ना होने का मतलब नेट चेंज जीरो है, इसलिए बोला इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखते हैं इसको, यही डेफिनेशन है जो एग्जांपल लिया। ऐसे 1 बॉडी 2 बॉडी मान के या ABC मान के आप इसको बता सकते हैं। क्या बोलेंगे, व्हेन टू बॉडीज ए एंड ए के साथ क्या C आर इन कौन सी कंडीशन में है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और ऐसे ही एंड इन द सेम वे बॉडी बी एंड सी आर इन कौन सी कंडीशन में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब क्या होगा, देन बॉडी ए एंड बी विल बी, ए और बी भी कहाँ होंगे आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसे इसको बोलते हैं बच्चों। चलें अब अपना जो हमने सेकेंड लॉ छोड़ दिया था उस पे आ जाते, पढ़ते हैं।
तो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी बच्चों पहली डेफिनेशन, दुनिया में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं या दुनिया में जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होते हैं वो सब के सब इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस ही है ना, चल ही रहा है वो। या दूसरी लैंग्वेज में बोला बच्चों, जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो सब क्या होंगे, इरिवर्सिबल, यानी इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसा इसने कहा। लिखते हैं इस बात को, ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेज और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेज आर इरिवर्सिबल। जैसे मान लिया बच्चों, एक नेचुरली होने वाला प्रोसेस है ग्रोथ हमारी बॉडी में। हम बचपन में थे, हमारा शरीर दिमाग ऐसा ग्रो करता गया बच्चों, वो इरिवर्सिबल तो नहीं हुआ ना, ऐसे ध्यान करना है। दूसरी डेफिनेशन ये कहता है बच्चों, ये समझेंगे सारी बातों को बाद में इससे आगे, कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। क्या बोला मैंने, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, तब जा कर के कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। लिखते हैं बच्चों दूसरी डेफिनेशन, विदाउट द help of external agency force a process can not be made spontaneous। spontaneous नहीं बनाया जा सकता। तीसरी डेफिनेशन इसकी, तीसरी डेफिनेशन बच्चों, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं सबके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। कल पढ़ाई था ना भाई, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया के एंट्रोपी इंक्रीज होगी, वो एक डेफिनेशन है। ड्यूरिंग ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेज, ये कहता है कि एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अभी तक कौन कौन सी डेफिनेशन आई बच्चों, तीन। फर्स्ट है कि जितने नेचुरली अकरिंग या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या इरिवर्सिबल है। और जो दूसरी डेफिनेशन थी मैं वो पहले के साथ जोड़ता हूँ। पहले क्या बोला गया है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस को विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से हम उसको रिवर्सिबल नहीं बना सकते। फिर कहा है कि सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के अंदर एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये वाली डेफिनेशन बच्चों, किसी भी सिस्टम को जो गिवन हीट होता है उस गिवन हीट को हम पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट लिविंग सम इफेक्ट। उस हीट का कुछ ना कुछ इफेक्ट बीच में रह जाता है, मतलब वो हीट का कुछ फॉर्म इधर उधर कन्वर्ट जरूर होगा, पूरा का पूरा उसे वर्क डन नहीं हो सकता। इट इज impossible to convert given heat completely into work, नहीं हो सकता है, without
हेल्प ऑफ बस बाद में एक दूसरी डेफिनेशन नहीं घुसानी है, इनटू वर्क विदाउट लीविंग सम इफेक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट वो छोड़ेगा ही रास्ते में। और एक और डेफिनेशन क्या बोल देंगे, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, इसने कहा, ये लास्ट डेफिनेशन है, इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। कि बच्चों क्या डेफिनेशन लास्ट ये कि ये जो यूनिवर्स है ना सारा, उसकी एंट्रोपी जो कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे ऐसे बच्चों ये 1 2 3 और 2 पहले डेफिनेशंस पढ़ी बच्चों, 5 डेफिनेशन है इसके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम इसके थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मिला करके कंबाइंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो ये बोलता है बच्चों क्या, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन वाला है ना, तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, ये फर्स्ट लॉ आ गया। और सेकंड लॉ एंट्रोपी वाला देखो ये लिखा हुआ है, लेकिन बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी कंटिन्यूसली। तो रटने की जरूरत नहीं बच्चों, फर्स्ट लॉ था ना एनर्जी कंजर्वेशन, तो वही लिखा है, एनर्जी कंजर्व है, यहाँ लिखा ही है एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो उसको यहाँ जोड़ दिया। अब बच्चों ये जो स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट इसमें भी बहुत बार आया है, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए एक अगली टर्म पढ़ेंगे हम, उसका नाम है गिब साइंटिस्ट का नाम है, फ्री एनर्जी, या सिंपली इसको फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। यहाँ तो आएगा ही बच्चों, आगे भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे या +2 में या उससे आगे लेवल पे, तो इसका नाम आपको सुनने को मिलेगा फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। जी से डिनोट करते हैं। तो फ्री एनर्जी क्या है बच्चों, चले गिब तो साइंटिस्ट का नाम है। किसी भी सिस्टम को हम कोई एनर्जी देते हैं, तो अगर वो एनर्जी बच्चों यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, फ्री एनर्जी। क्या बोला मैंने, किसी सिस्टम को हमने एनर्जी दी और वो एनर्जी बच्चों यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या ये, इट इज एनर्जी विच इज गिवन टू ए सिस्टम, जो एक सिस्टम को दी जाती है, एंड ये कन्वर्ट हो जाती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूजफुल वर्क में। जैसे मान लो बच्चों सिंपल समझना हो, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाई और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, तो उसमें वर्क डन हो गया, तो आपकी मस्कुलर एनर्जी ने यूजफुल वर्क डन कर दिया, वो क्या मानी जाएगी, गिव्स फ्री एनर्जी। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला और करते हैं, तो इसका बच्चों मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन या मैथमेटिकली, तो गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल होता है बच्चों एंथैल्पी माइनस TS। सब पढ़ी हुई बातें हैं, ये गिव्स फ्री एनर्जी, H एंथैल्पी, T टेम्परेचर, S जो आज ही पढ़ा एंट्रोपी। बच्चों एक प्रोसेस मान लिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या,
कौन सा प्रोसेस है? थे ना एडियाबेटिक हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया, या ऐसा प्रोसेस मान लो जहाँ टी कांस्टेंट है। तो लेट प्रोसेस इज एट कांस्टेंट, कहाँ पे बच्चों? टेम्परेचर पे। तो इनिशियल स्टेट में गिव्स फ्री एनर्जी क्या लिख देंगे? ऐसा एजम्पशन करते हुए इनिशियली गिव्स फ्री एनर्जी मान लिया बच्चों G1, कुछ लगना तो है नहीं, 1 मान लो। एंथैल्पी मान लो H1, टी में कोई बदल नहीं तो टी रखो इसको, एंट्रोपी मान लो S1 है। अब बच्चों प्रोसेस चला, फाइनल स्टेट में पहुंच गया, गिव्स फ्री एनर्जी G2, एंथैल्पी बदल के S2, टेम्परेचर कांस्टेंट ही हो गया S2। आपको पता है ये चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा G, फाइनल गिव्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिव्स फ्री एनर्जी, वैल्यूज रखते हैं। G2 की वैल्यू है S2 माइनस TS2, ठीक, माइनस क्या है? H1 माइनस TS1। सोल्व करते हैं, यहाँ से बन जाएगा बच्चों ये माइनस के साथ क्या? H2 माइनस H1, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। इधर से क्या बन गया? TS2 प्लस TS1, माइनस कॉमन ले लो बाहर यहाँ से, ये हो गया डेल्टा H, माइनस कॉमन आ गया। माइनस कॉमन आते क्या बनाइए? माइनस माइनस प्लस H, एक मिनट, यहाँ से बच्चों क्या लिया बोला मैंने? देखो प्लस का साइन था ना, मैंने बोला माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा सारा? ये T कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या आ गया? T कॉमन आ गया, और S2 माइनस S1 होगा, माइनस कॉमन लेता है ये प्लस का, ये माइनस का, समझ रहे बात? माइनस कॉमन लेते ही बच्चों क्या बन जाएगा? ये तो साइन मैंने ये छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा S2, ये माइनस हो जाएगा, T कॉमन हो गया। T S2 माइनस S1 क्या आ जाएगा? डेल्टा S, S2 माइनस S1 डेल्टा S, ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेते ही बच्चों, और ये माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो क्या बना? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ऐसा बच्चों एक गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालने का फॉर्मूला आ गया। आ रही बात समझ? क्या कर रहे हैं सर जी? S2 माइनस S1 किया बच्चों, TS2 माइनस TS1 किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में से S2 माइनस S1 आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। अब जैसा कि लिखा था कि ये क्या है? एक यूजफुल वर्क डन है, तो उसको भी प्रूफ करते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी कैसे यूजफुल वर्क डन है। तो बच्चों लिखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क डन। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लॉ को थोड़ा याद करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रोज एक बार याद कर लेते हैं इसको, को याद करते हैं और क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब जो बच्चों ये वर्क डन है ना, ये लिख लेते हैं साफ साफ, वर्क इज टोटल, या वर्क डन इज टोटल वर्क डन है बच्चों, लिखेंगे वर्क डन इज टोटल। चले, अगर डेल्टा यू की टर्म में लिखते तो क्या होता? Q माइनस डब्लू होता, और माइनस डब्लू का मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको भी ध्यान करना है। डेल्टा यू क्या होता है? Q माइनस डब्लू का मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क टोटल में बच्चों वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी आ जाएगा और वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन भी आ जाएगा, है ना। अब आपने पढ़ा बच्चों वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है? P डेल्टा V,
सिंबल के चक्कर में नहीं पड़ रहा, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन नहीं पता है। एक बार बच्चों थोड़ा एंट्रोपी को याद करते हैं। एंट्रोपी का चेंज निकालना तो क्या करते हैं, Q बाई टी कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से Q निकालना तो क्या कर देगा, T इंटू में डेल्टा एस। समझ रहे हैं क्या लिख रहा हूँ मैं? इस Q की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें, तो T डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। इक्वल टू नहीं, प्लस का साइन है। डेल्टा U प्लस P डेल्टा V क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होता है ना, कई दिन पहले पढ़ा था। T डेल्टा S वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। थोड़ा इस फॉर्मूले को बदलेंगे बच्चों, याद करेंगे। अभी लिखा था ना डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसको ले जाते हैं उधर, इसको इधर ले आते हैं। माइनस का वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू क्या है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसके जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा G माइनस का वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। एक बार सारी बात बच्चों दोबारा पढ़ा देता हूँ। यूजफुल वर्क निकालना है तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U लिखते तो Q माइनस W, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन टोटल होगा एक्सपेंशन प्लस नॉन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैं साइन के चक्कर में नहीं पड़ा बच्चों, नॉन एक्सपेंशन। फिर Q निकाला, एंट्रोपी का यूज़ करते हुए यहाँ से रख दिया। T डेल्टा S डेल्टा U P डेल्टा V प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। डेल्टा U प्लस P डेल्टा V डेल्टा H है एंथैल्पी। मैं इसको इधर ले आया, माइनस हो गया, इधर गया प्लस का हो गया, डेल्टा G आ गया। यहाँ तक का फॉर्मूला हो गया। और इसको बदलता हूँ थोड़ा, इसको लिख सकते हैं बच्चों वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन माइनस का साइन इधर डेल्टा G। तो यही तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। नेगेटिव साइन डिक्रीज के लिए इक्वल टू तो क्या है, यूजफुल वर्क के। बात होगी ना, प्रूफ क्या है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यूजफुल वर्क डन के। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ यहाँ से, आपने निकालना बच्चों इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी किसी सर्किट के अंदर निकालना। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कभी प्लस वन में, इसमें 10th में भी सुना होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सेल या सर्किट के लिए ऐसे लिखते हैं, ई नॉट ऑफ सेल या सर्किट, चार्ज को N इंटू एफ लिख देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है। और ये N क्या बच्चों, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं मान लो यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। F फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम। ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, तो आपने पढ़ा ना, वर्क डन इक्वल टू क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। रख सकते हैं इसको, इस इलेक्ट्रिकल वर्क डन की वैल्यू को किसके इक्वल रख सकते हैं, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी के। और यहाँ से गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी हो बच्चों तो माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल, ऐसा फॉर्मूला भी आ सकता है। तो ये बच्चों मैंने आपको छोटा सा बताया, इन नॉलेज के लिए ये वाला टॉपिक तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला।